नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिविल लक्ष्य क्लासेस। और आज हम जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने 2 क्लासों के अंदर जो नगर पालिका है, स्थानीय स्वशासन है, उसके इतिहास की जानकारी ली है। इसके अलावा जो भी टर्म्स एंड जो शब्दावलियाँ हैं जो हमें आगे काम आने वाली है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमने उनको हल्के फुल्के नज़र से एक बार देख लिया है, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सरलता होगी। और आशा करता हूँ आपने क्लासेस देखी होंगी। और ये क्लास देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कम से कम दोनों क्लासेस पहले देखें। इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो सीक्वेंस में समझना और पढ़ना आसान रहेगा। तो इसी के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम नगर पालिका अधिनियम के लिए पहली क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 था, इससे पहले भी कुछ अधिनियम आए थे, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1950 की बात करते हैं, 1950 की बात करते हैं, जिसके अंदर राजस्थान नगरीय निकाय विभाग की स्थापना की थी राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजस्थान सरकार ने जो नगरों में जो निकाय चल रहे हैं उनके लिए एक डिपार्टमेंट स्थापित किया था, वो 1950 के अंदर स्थापित कर लिया गया था। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अधिनियम पहला अधिनियम लाया गया था स्थानीय स्वशासन से संबंधित या नगरीय निकाय से संबंधित, वो सबसे पहला अधिनियम 1951 में लाया गया था। फिर 1959 में आप सभी को पता होगा बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की थी। और इस समिति का मेन उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था है, जो स्थानीय स्वशासन है, उसको समृद्ध करना था। उसके अंदर जो कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए गठित किया गया था बलवंत राय मेहता समिति। और इसकी सिफारिश पर 1959 के अंदर क्या किया गया था, नया अधिनियम लाया गया था। किसके लिए? नगर निकायों के लिए। फिर हमारा 1994-95 के अंदर 74 जो 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत हमने क्या क्या जोड़ा था, एक हमने जोड़ा था भाग 9A जोड़ा था। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स जोड़े थे। कौन कौन से जोड़े थे? 243 P से ZG ये जोड़े थे। इसके अलावा अनुसूची जोड़ी थी हमने 12। उसके अंदर कितने विषय जोड़े गए थे? 18 विषय जोड़े गए थे। ये सारी बात हमने की थी। तो ये सारी बात किस में पढ़ी थी हमने? 74वें संविधान संशोधन के अंदर पढ़ी थी। फिर बात करते हैं 2009, जो अभी लेटेस्ट जो एक्ट आया है वो 2009 का था। इसके अंदर एक नई चीज़ जोड़ी गई थी, वो मनोनीत सदस्य वाली चीज़ जोड़ी गई थी। इसके अलावा हम कुछ संशोधनों की बात करें जो टाइमली इसके एक्ट के अंदर किए गए थे, ताकि ये आपको इनकी डेट पता हो, सन पता हो, साथ में क्या संशोधन किया गया है वो हमें ज्ञात हो, ताकि हम जब आगे पढ़ेंगे या कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको छोड़े नहीं, आराम से उसको टैकल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इनको सारे को सीक्वेंस में लिखा है। तो 2014 के अंदर संशोधन किया गया था और एक राइट टू रिकॉल वाला प्रावधान था। अब इसको समझा देता हूँ, राइट टू रिकॉल होता क्या है। राइट टू रिकॉल जनरली मतलब जिस प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधियों को आपने यहाँ से वोट देकर चुना है और आपको लगता है कि ये उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरह से हमने इनको आशा करके बनाया है, तो क्या कर सकता है, लोग एक जन्म संग्रह क्या होता है, तो एक तरह से वापस रीवोटिंग करते हैं किसी उद्देश्य के लिए। भाई हमें ये काम है और इसके लिए वोटिंग करनी है। जैसे हम टेलीग्राम पे नहीं करते कि हाँ क्या आप अगली वीडियो देखना चाहेंगे, येस और नो, तो येस वाले येस कर लेते हैं, नो वाले नो कर देते हैं। यानी एक तरह से क्या है, जन्म संग्रह, यानी जनता द्वारा पूछा जा रहा है कि आप इस प्रतिनिधि को अब रखना चाहते हो या इसे हटाना चाहते हो। तो उसे हटाने के लिए राइट टू रिकॉल यानी उसे वापस बुला लिया जाता है। जिसे हमने बनाया है उसे वापस बुलाने के लिए जो सिस्टम अपनाया जाता है उसे राइट टू रिकॉल का प्रावधान करते हैं। और इसे क्या कर दिया गया था, 2014 के अंदर समाप्त कर दिया गया था इस प्रावधान को। इसका सबसे पहले यूज़ कब किया था, तो इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था 12/12/12 को। तो इसके याद रखने के लिए मैंने इसको सिंपल कर दिया है 12/12/12, यानी 12 दिसंबर 2012 के अंदर अशोक जैन जी थे, उनको मांगरोल 12 नगर पंचायत के अंदर थे और वे किस पे थे, अध्यक्ष पद पर थे। उन्हें जनमत संग्रह के माध्यम से क्या करवा दिया था, राइट टू रिकॉल करवाया और इनको वापस उनके पद से बहाल कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके बाद 2019 के अंदर संशोधन किया गया था और इसके अंदर क्या किया गया कि जो नगर पालिका अध्यक्ष का पद है वो नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। समझ में आया? मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। यानी 2019 के अंदर बोला गया कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा वो किन में से बनेगा, नगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा एक व्यक्ति चुना जाएगा और उसे अध्यक्ष के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल बात, इसके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। फिर आया 2021 के अंदर, इसके अंदर एक संशोधन किया गया। जो मनोनीत सदस्य हमने पढ़े हैं जो 2009 के अंदर ऐड किए गए थे, उनकी संख्या को क्या कर दिया गया था, यहाँ पर 2021 के अंदर बढ़ा दिया गया। और नगर पालिका के अंदर इनकी संख्या 6, नगर परिषद के अंदर इनकी संख्या 8 और नगर निगम के अंदर इनकी संख्या 12 कर दी गई। यानी 6, 8, 12 कर दिया गया। और ये क्वेश्चन कब आया, RS प्री 2021 में पूछा हुआ है, शायद मैंने आपको पहले बताया भी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, इसके अलावा 23 के अंदर एक और संशोधन किया गया था, जिसके तहत क्या किया गया, जो निर्वाचन की अयोग्यता रखने वाले नगरपालिका सदस्यों को हटाना।
हटाने का काम पहले किसका होता था? तो पहले चुनाव याचिका दायर करनी होती थी और उसके बाद क्या कर सकते थे? जो नगर पालिका के सदस्य उन्हें हटा सकते थे। तो नगर पालिका को सदस्यों को पहले हटाने के लिए क्या प्रावधान था कि चुनाव याचिका दायर करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या करती है? राज्य सरकार खुद जांच करती है और जांच के बाद क्या करती है? जो निर्वाचित सदस्य उसे हटा सकती है। मतलब अगर कोई निर्वाचन के संबंध में अयोग्यता, ये जो निर्वाचन वाली अयोग्यता है मैं आपको अभी आगे एक्ट के अंदर डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आप एक बार समझ लो कि निर्वाचन के लिए अयोग्य है कोई व्यक्ति, तो उस कंडीशन में उसे हटाना है तो पहले तो चुनाव याचिका दायर करनी होती थी, पर लेकिन अब क्या करना पड़ता है? तो राजस्थान सरकार द्वारा जांच करवाई जाती है और उसके बाद उसे हटाया जाता है। तो ये सिंपल बात हमें पता होनी चाहिए। ये थे कुछ संशोधन और कुछ चीज़ें, इनको मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ फटाफट से कि हमने क्या पढ़ा है। तो सिंपल हमने पढ़ा कि भाई 1950 के अंदर क्या लेके आए हम विभाग बनाया हमने, राजस्थान नगरीय निकाय विभाग। फिर 51 के अंदर हमने पहला एक्ट लेके आए। फिर 59 के अंदर क्या आता है? बलवंत राय मेहता समिति आती है और उसकी सिफारिश पर नया एक्ट बनाते हैं। फिर 1994 और 95 के अंदर क्या करते हैं? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ जाता है और उसके बाद क्या करते हैं? हम नया एक्ट लेके आते हैं। फिर ये एक्ट पुराना हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम 2009 के अंदर एक नया लेते हैं और उसके अंदर मनोनीत सदस्यों का प्रावधान शामिल कर दिया जाता है। फिर 2014 का एक्ट आता है जिसके तहत हमने राइट टू रिकॉल का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर देते हैं। राइट टू रिकॉल होता क्या है? तो जनप्रतिनिधियों को हमने वोट देकर चुना है, अगर हमें लगता है वो हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं उस पद पर रहते हुए, तो उस कंडीशन में हम उसे जन्म संग्रह के माध्यम से वापस बुला सकते हैं, उनके प्रतिनिधि पद को वापस खारिज करके उन्हें वापस अपने बुला सकते हैं। और इसका जो पहला प्रयोग किया गया था 12-12-12 के अंदर किया गया था और 12 में किया गया था। 12-12-12 में 12 कहाँ पर? मांगरोल नगर पालिका के अंदर अशोक जैन जी के ऊपर किया गया था, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर 2019 के अंदर एक संशोधन किया गया कि जो नगर पालिका अध्यक्ष का जो पद है वो जो नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य है उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति से द्वारा ही भरा जाएगा, यानी उनके अंदर जो चयनित व्यक्ति है जिनको जनता ने चुनकर जनप्रतिनिधि बनाया यानी पार्षद बना है, उन्हीं में से क्या बनेगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक, उन जो पार्षद है उनके द्वारा चुना जाएगा कौन? अध्यक्ष। फिर आता है 21 के अंदर क्या हुआ? तो मनोनीत सदस्य जो 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अंदर जो उनकी संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया और 6-8-12 यानी नगर पालिका के अंदर 6 और नगर परिषद के अंदर 8 और नगर निगम के अंदर उनकी संख्या 12 कर दी गई। ठीक है। फिर आता 2023 के अंदर एक नया संशोधन लाया जाता है कि अगर निर्वाचन की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति है, कोई सदस्य है, कोई पार्षद है, तो उस कंडीशन में उसे हटाना है तो पहले तो चुनाव याचिका दायर करनी होती थी और फिर याचिका दायर करके हाई कोर्ट नगर मतलब एक तरह से कोर्ट के माध्यम से उसे हटाया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जो राज्य सरकार है वो जांच के बाद इसे हटा सकती है। तो ये बात हमने पढ़ी अब तक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर एक्ट के ऊपर, हम आ जाते हैं। एक्ट पे हमने क्या पढ़ना है कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब लाया गया था? तो 2009 में आया था, ये तो पता है सबको, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उस टाइम कौन सी विधानसभा चल रही थी? तो उस टाइम 13वीं विधानसभा चलायमान थी, कार्यरत थी और उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे वो अशोक गहलोत जी थे। इसके अलावा हमारे जो राज्यपाल जी थे वो श्री शैलेंद्र जी थे। कौन थे? श्री शैलेंद्र सिंह जी थे। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो दीपेंद्र शेखावत जी थे। कौन थे? श्री दीपेंद्र शेखावत जी थे। तो हमें मेनली दो जिन्हें पता होना चाहिए, शैलेंद्र सिंह जी और एक हमारे अशोक गहलोत जी। ये क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का मेन रोल होता है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। फिर इसकी अधिसूचना कब आई थी? ये दो डेट हमें याद रखना है। ये अधिसूचना कब आई थी और इसे लागू कब किया गया था? दो डेट हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि भाई 11 सितंबर 2009 को इस एक्ट को अधिसूचित किया गया और इसको गजट में प्रकाशित किया गया। राज्यपाल की अनुमति से 11 सितंबर 2009 को मिली थी। उसके बाद हमेशा याद रखना, पहले राज्यपाल की अनुमति मिलती है, उसके बाद उसे अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है। और फिर इसके बाद उसे लागू किया जाता है। तो तीनों सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया तो थोड़ा समझ लेना कि भाई राज्यपाल की अनुमति मिली 11 सितंबर को और सेम डे क्या कर दिया गया, उसे अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर दी गई। गजट में कौन से पत्र पे? गजट 4 के अंदर उसे प्रकाशित किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको रह जाए तो ठीक है। फिर इसके बाद अधिसूचना जारी करने के बाद इसे लागू किया गया। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद लागू किया गया और 15 सितंबर 2009 के अंदर इसे लागू कर दिया गया। कहाँ कहाँ पर लागू किया? तो राजस्थान में पूरे में लागू किया गया था, किसे छोड़कर? छावनी क्षेत्र को। और छावनी कौन सी थी? एकमात्र वहाँ उस टाइम पे नशीराबाद छावनी हमारे पास मौजूद थी। और इसके बाद बारे में हम पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के हैं कि भाई 5 मार्च 2004 को छावनी एक्ट 2006 की धारा 4 के तहत क्या कर दिया हमने? जो नशीराबाद छावनी थी उसे नगरीय निकाय के अंदर विलीन कर दिया है। यानी अभी के टाइम पे हमारे पास कोई छावनी क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्ट है 2009 वाला, अभी के टाइम पूरे के पूरे, सॉरी ये 2024 है ये डेट, 1 मिनट थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, ये 2024 है। ठीक है, 2024 के अंदर हुआ है, 2004 के 5 के नहीं, 2004 में। तो 5 मार्च 2024 के अंदर क्या कर लिया गया? इस एक्ट की धारा के तहत इसे विलीन कर लिया। यानी अभी के टाइम पे ये एक्ट है पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में किसी भी कंडीशन के बिना लागू, यानी कोई छावनी क्षेत्र वाला डंडा इसमें नहीं रहा है अब। फिर बात करते हैं राजस्थान
इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन से अध्याय हैं, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, तो इन सब के बारे में एक बार डिटेल से हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो क्या क्या है कि भाई जो ये एक्ट है इसके अंदर कुल कितनी अध्याय हैं, 17 अध्याय है। कितना अध्याय है? 17 अध्याय है। अनुसूचियाँ कितनी है? 6 अनुसूचियाँ हैं। और धाराएं कितनी है? तो 344 धाराएं इसके अंदर शामिल की गई है। कितनी धाराएं? 344। ये डाटा हमेशा अच्छे से और डिटेल से याद रखना है भाई। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 17 × 2 34 आ जाएगा, तो 344 ये याद रह सकता है यहाँ से। और अनुसूचियाँ कितनी है? 6 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? 6 अनुसूचियाँ हैं। फिर हम पूरे 17 अध्यायों के एक बार नाम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे एग्जाम में उन्हें मैंने यहाँ पर रेड सर्कल किया हुआ है, ठीक है, तो हमें वहाँ से याद समझ में आ जाएगा भाई ये वाला हमें पढ़ना है डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1। हमेशा कोई भी एक्ट पढ़ो, कोई भी रूल पढ़ो, हमेशा प्रारंभिक रहेगा और इसके अंदर हमेशा 2 धाराएं रहेंगी। कितनी धारा रहेंगी? 2 धाराएं। एक होती है प्रारंभ करके और एक होती है परिभाषा करके। तो प्रारंभ, परिभाषा, प्रारंभिक, ये तीनों इसके अंदर मेनली धाराएं होती, मतलब 2 धाराएं होती है इसके अंदर। तो 1 से 2 धाराएं इसके अंदर शामिल की गई है। फिर आता है हमारा अध्याय नंबर 2, जिसके अंदर लिखा है नगर पालिकाओं गठन एवं शासन। वह किस प्रकार से गठित की जाती है, किस प्रकार से शासित होती है, उसके बारे में डिटेल मिलेगी अपने को। ये हमारे सिलेबस में है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसे हमें डिटेल से पढ़ना है, जो कि 3 से 50 धारा के बीच में है। फिर आता है हमारा अध्याय नंबर 3, जो कि कार्य संचालन और वार्ड समिति से रिलेटेड है और ये 51 से 66 के बीच में है। फिर आता है हमारा अध्याय नंबर 4, नगर पालिका संपत्ति, जो कि 67 से 75 के बीच में है। फिर आता है अध्याय नंबर 5, जो नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि संबंधित है, 76 से 89A तक है। 76 से 89A तक है। फिर 6 जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेखा और संपरीक्षा, यानी ऑडिटिंग की बात कर रहा है इसमें, अकाउंट एंड ऑडिटिंग की, जो कि 90 से 100 के बीच में है। फिर आता है अध्याय नंबर 7, जो नगर पालिका राजस्व की बात करता है, 101 से 140 के बीच मौजूद है। फिर आता है 8, जो उधार से संबंधित, 141 से 151, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आ जाता है 9, जिसमें वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार और अन्य अभिकरणों। अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी, ये हमें एक टर्म से याद रखनी है, एजेंसी। अभिकरण यानी होता है एजेंसी, ठीक है, को समुन्देशन यानी उसको अनुदेशित करना, 152 से 55 के बीच में है। फिर 10 आ जाता है आर्थिक और विकास योजना, जो कि 156 से 158 के बीच में, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो अभी नहीं है 6, 8, 9, 10 हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आ जाता है 11, जिसके अंदर नगरीय विकास और नगरीय योजना के बारे में लिखा है, 159 से 199, ये हमारे सिलेबस में है। फिर आता है नगरीय शक्तियाँ और उसके अपराध का क्या दंड मिलेगा, ये सब इसके अंदर डिटेल से दिया हुआ है, 200 से 297 में। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी हमारे। 12A हमारे ऐसे पर्टिकुलर दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर 12 उसमें दिया हुआ है तो हम उसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो 12A है संपत्ति के विरूपण का निवारण, 297 A से H मान सकते हैं, लेकिन हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम देखेंगे, अगर क्योंकि पिछले एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है, तो हम देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में समझ में आएगा। फिर आते हैं 13 में, अभियोजन और वाद, जो कि 98 से 308 तक है। और लास्ट जो हमारा चैप्टर जो सिलेबस में है वो तो है नियंत्रण वाला, जो कि 309 से 27 तक है। फिर इसके बाद जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 15, 16, 17, जिसमें 15वां है कर्मचारी बंद, जो कि 328 से 336 है। फिर नियम, विनियम और उपविधियाँ, जो कि 337 से 341 के बीच में है। और लास्ट है वो है प्रकीर्ण, जिसके अंदर जो भी लास्ट में टर्मिनोलॉजी वगैरह दी हुई होती है, 342 से 344 के बीच मौजूद है। तो हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, तो एक तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 4 चैप्टर तो ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर हमारे सिलेबस में मेनली दिए हुए हैं। इन 9 चैप्टर्स को हमें डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और कोई तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। अनुसूची नंबर 6, अनुसूची टोटल कितनी है हमारे पास? 6 टोटल अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से ये हमें उन्हें डिटेल से, इन्हें हमें डिट्टो के डिट्टो याद करना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, जब भी ये धाराएं आएंगी तब डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे ये हमें पूरे ऐसे कैसे याद होनी चाहिए कि क्या कौन सी अनुसूची है, कौन सी धारा के तहत आती है और उसके अंदर क्या बात लिखी हुई है, ये हमें पता होनी चाहिए यहीं की यहीं। क्या बात है कि भाई पहली अनुसूची है, धारा 108 से संबंधित है। धारा 108, किसी चीज़ को शुरुआत करो भगवान के नाम से शुरू करो, 108 की माला फेर के शुरू करो, ठीक है। तो कर वसूली और आपत्ति है तो नोटिस जारी किया जाता है, तो उसका जो प्रारूप है वो इस अनुसूची के अंदर डाला हुआ है। तो पहली धारा के 108 से संबंधित है, किससे संबंधित है? टैक्स से की वसूली से। तो टैक्स याद रख सकते हैं, 108 टैक्स से, ठीक है। फिर आ जाता है 2 और 3, ये सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, एक ही धारा के अंदर है, 117 के अंदर, और दोनों के अंदर एक ही बात लिखी है, ट्रांसफर सूचना का प्रारूप। ट्रांसफर यानी अंतरण की सूचना, यानी ट्रांसफर से याद रखना है, किससे संबंधित है? ट्रांसफर की सूचना से संबंधित है। दूसरा और तीसरा 117 के अंदर, 117 के अंदर। फिर आ जाता है हमारा 4, जो कि धारा
130 के अंदर मौजूद है और इसके अंदर मांग की नोटिस का प्रारूप दिया है। किसका दिया है? मांग का नोटिस होता है, उसका प्रारूप किसके अंदर मिलेगा? आपको 130 के अंदर मिलेगा धारा में, और अनुसूची नंबर 4 के अंदर मिलेगा। अनुसूची 5 के अंदर क्या है? 131 धारा के अंदर दिया हुआ है, वारंट का प्रारूप दिया गया है। किसका प्रारूप दिया गया है? वारंट का प्रारूप इसके अंदर हमें दिया गया है। फिर आ जाता है 6 नंबर, जो कि धारा 133 के अंदर है, और इसके अंदर कुर्क संपत्ति की टेबल और उसके नोटिस का प्रारूप, मतलब किससे संबंधित है? कुर्क संपत्ति से रिलेटेड है। तो ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए डिटेल से। इसको मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमें समझने की ज़रूरत भी है। यह अभी के भी याद होना जरूरी है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो हमने पढ़ी कुछ अनुसूचियाँ, 1, 2 और 3 एक साथ ही लिख सकते हैं हम। फिर आती है 4, 5 और 6, मतलब मेनली अपने को 5 याद करनी है। धारा इसमें कितनी है? 108, इसकी 117, इसके हमारे 130, फिर 131 और 133। ये धारा है हमारे पास। सबसे पहले किससे संबंधित है? टैक्स से संबंधित है। दूसरी है ट्रांसफ़र से संबंधित, ये पढ़ा हमने। मांग का नोटिस, इसके बाद है मांग का नोटिस। फिर आता है हमारा किसका? 131 धारा। 131 धारा हमारे किससे संबंधित है? वारंट का प्रारूप। किसमें है? वारंट। इसके अंदर क्या है? वारंट का प्रारूप है। और 133 आ जाता है, जिसके अंदर हमारे लास्ट एंड फाइनल कुर्क संपत्ति की टेबल। कुर्क संपत्ति, इसके अंदर 2 चीज़ आती है, एक तो टेबल आती है इसकी, और इसका नोटिस आता है। तो ये चीज़ आती है। तो ये हमें पता होनी चाहिए कि भाई फर्स्ट है सिंपल है, ब्रेक करो, फिर आप रिकैप करो अपने दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर रिकॉल करो भाई, हमने पहली पढ़ी किससे संबंधित पढ़ी? माला से संबंधित। 108 माला होती है, किससे संबंधित? एक्स से संबंधित। फिर हमने पढ़ा दूसरा और तीसरा सेम है, किससे संबंधित है? 117 से संबंधित। धारा नंबर 117 किससे संबंधित है? ट्रांसफर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रांसफर से संबंधित है। फिर आती है चौथे नंबर की, 2 और 3 तो हो गई। फिर आती है 4 क्या है? इसके अंदर धारा 130 से रिलेटेड है, मांग का नोटिस है। फिर आता है 5 आ जाता है हमारा 131 पे, जो कि किससे संबंधित है? हमारे वारंट से संबंधित है। फिर आ जाता है लास्ट एंड फाइनल 6, जो किससे संबंधित है? धारा नंबर 133, और उसका विवरण क्या है? तो उसके अंदर डिटेल लिखी हुई है कि वो कुर्क संपत्ति की टेबल और नोटिस से संबंधित है। तो क्या पढ़ा? वापस एक बार रिकेप करा रहा हूँ। बिल्कुल हमें याद करना है, याद अच्छे से होना चाहिए। मेन मोटिव यही है कि याद होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट धारा नंबर हमारी 108, 117, फिर आ जाता है हमारा 130, 131 और 133। फिर आता है टैक्स, ट्रांसफ़र, फिर आ जाता है हमारा मांग का नोटिस, फिर आ जाता है हमारा वारंट, और लास्ट में आ जाता है कुर्क संपत्ति। हो गया ख़त्म खेल? इतना ही याद करना था, हो गया। आगे चलते हैं अध्याय नंबर 1। तो आज हम अध्याय 1 उसकी 2 धाराएँ पढ़ेंगे और इसके साथ हमारी क्लास को क्लोज करेंगे, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें, चीज़ें याद रहना, क्योंकि हमें इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें समझने के साथ याद रखना ज़रूरी है। एक तरह से रट्टा करना होगा, तभी चीज़ें समझ में और डिटेल मतलब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि धाराओं के नंबर इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। धारा का नंबर है तो नंबर याद रखना ही पड़ेगा। हम थोड़ा लिंक करने की कोशिश करेंगे और ट्रिक्स भी बनाएंगे, पर तब बनाएंगे जब पहले डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है सबसे पहला चैप्टर। मैंने आपको नाम बताया था प्रारंभिक, इसका नाम है धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2 इसके अंदर डिटेल से दी हुई है। धारा नंबर 1 के अंदर कितनी बातें लिखी है? 3 बातें लिखी हुई है। क्या क्या? संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारंभ, ये इसका नाम है। और धारा नंबर 2 का नाम है परिभाषाएं। क्या नाम है? परिभाषाएं। तो धारा 1 को सल्टा ले पहले। तो धारा 1 के अंदर है संक्षिप्त नाम, जिसके अंदर लिखा है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। प्रसार की बात करें तो छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में लगता है, लेकिन 5 मार्च 2024 से ये डायरेक्टली पूरे राजस्थान में लागू है, क्योंकि छावनी क्षेत्र को हटा दिया गया है। फिर आता प्रारंभ कब हुआ? तो इसकी अधिसूचना तो आई थी 11 सितंबर 2009 को, और ये लागू हुआ था 15 सितंबर 2009 को। यही बात पढ़ी है अपन ने, तो इसे हमने यहाँ पे रिपीट भी कर लिया। अध्याय 2 की बात करें, धारा 2 की बात करें तो इसके अंदर परिभाषाएं लिखी हुई है। इसके अंदर कुछ परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। क्यों लिखी है? देखो, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो अभी धारा 1 में पढ़ा वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं है। जो धारा नंबर 2 में पढ़ेंगे उससे हमें आगे फ़ायदा मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें डाउट में आएगी, ये चीज़ और इस चीज़ में क्या डिफरेंस है। कुछ चीज़ें बहुत सारी सेम है, उनको मैंने एक साथ लिखने की कोशिश की, ताकि उनका डिफ्रेंशिएशन आपको पता चले कि इन दोनों में ये डिफरेंस रहेगा, इनको हम ऐसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ लिखा। एक लिखा है मैंने बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास हम जनरली सोचते हैं SC ST जो वुमन है या जो विकलांग वगैरह, उनको बैकवर्ड क्लास में रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बैकवर्ड क्लास SC ST से अलग जो राज्य सरकार के द्वारा टाइमली डिसाइड की जाती है, उन्हें बैकवर्ड क्लास में डाला गया है। यानी इसमें मेनली अगर वैसे समझना चाहे तो OBC इसमें हम समझ सकते हैं। जैसे EWS है, जिन्हें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो ये क्या हो जाती है? बैकवर्ड क्लास हो जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि OBC आएगा या EWS आएगी, इसमें दोनों आएगी, या फिर माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट और आगे कुछ भी कर सकती है ऐसे डिसाइड,
डिसीजन, तो वो इसमें सब बैकवर्ड क्लास में शामिल की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गई बैकवर्ड क्लास जिसमें SC ST शामिल नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा कुछ हम वो पढ़ेंगे अपशिष्टों के नाम, कुछ ऐसी चीज़ें जो लगेगी एक जैसी लेकिन वो अंतर डिफरेंस है दो सबके अंदर। जैसे कि एक है जीव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट जो कि 234 के अंदर दिया हुआ धारा नंबर। फिर एक है परिसंकट में अपशिष्ट या खतरनाक बोलते हैं जिसे, खतरनाक अपशिष्ट हजार्डस वेस्ट जो कि 235 के अंदर दिया हुआ है। फिर एक होता है सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट। फिर एक है गरणोत्पाद जिससे क्या आती है ऑफेंसिव होता है, यानी जिससे घिन आती है थोड़ी, तो वैसा जो होता है उसे गरणोत्पाद कहते हैं। फिर होता है कूड़ा करकट रबिश, रबिश नहीं बोलते, मतलब रबिश जो बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है अलग अलग टाइप का। इसके अलावा होता है इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की हुई है। इसके अलावा न्यूसेंस क्या होता है, न्यूसेंस जिससे हमें हमारे जो भी इंद्रियां हैं वो थोड़ी प्रभावित होती है, उन्हें न्यूसेंस कहा जाता है। और एक होता है वेन डिस्पोजल, इन सब का डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाएगा सॉलिड वेस्ट वगैरह का, तो इसके अंदर दिया हुआ है। तो हम इनको एक एक डिटेल से पढ़ लेते हैं, मतलब कचरे वाली बातें एक साथ पढ़ लेते हैं। किससे संबंधित, कचरे संबंधित बातें। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जीव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं, जो धारा 234 के अंदर डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी जो मानव है या जानवर है उसके डायग्नोसिस में यानी निदान के दौरान, ट्रीटमेंट यानी उपचार के दौरान, या फिर उनका वैक्सीनेशन हो रहा है उस दौरान, या फिर कोई रिसर्च हो रही है उसके दौरान, मेडिकल कोई रिसर्च हो रही है उसके दौरान कोई भी अपशिष्ट बाहर निकलता है तो उस अपशिष्ट को जीव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। यानी जीवों की चिकित्सा संबंधित जो भी अपशिष्ट है वो जीव चिकित्सा अपशिष्ट है। 234 2, 3, 4 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है, 2, 3, 4 के अंदर ये लिखा हुआ है। आगे समझ में सिंपल है, जो भी इंजेक्शन होता है वैक्सीनेशन में जो भी बॉटल्स होती हैं वो सब क्या है, वो सब बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। फिर इसमें जैसे कि भस्मक राख, पशु अपशिष्ट, रासायनिक अपशिष्ट है, मेडिकल जो अपशिष्ट होते हैं वो सब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। भस्मक राख समझ में आती है, जो जैसे कि ह्यूमन बॉडी है उसको जलाया है उसके बाद जो इसकी भस्म राख है वो क्या होती है, बायोमेडिकल वेस्ट में आती है। फिर आता है परिसंकट में अपशिष्ट, कौन सा अपशिष्ट, परिसंकट में हैजार्डस या फिर खतरनाक वेस्ट, और इसकी धारा है 235, धारा 235 के अंदर इसको शामिल किया जाता है। इसमें क्या है कि ऐसा वेस्ट जिसमें भौतिक या रासायनिक प्रभावों से, यानी कोई भी ऐसा वेस्ट जिसके भौतिक रासायनिक प्रभावों से क्या होता है, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों, पर्यावरण, पादप या अन्य को हानि पहुंचती है, उनको खतरा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, परिसंकट में अपशिष्ट या खतरनाक अपशिष्ट कहते हैं। यानी जैसे कि हम समझे कि कोई ऐसा न्यूक्लियर टाइप्स का या जो रेडिएशन छोड़ता है ऐसा कोई प्रोडक्ट बाहर पड़ जाए तो अगर उसके केमिकल भी इफेक्ट होते हैं, फिजिकली इफेक्ट होते हैं, उससे क्या होगा, लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पशुओं को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, इफेक्ट पहुंचता है और उससे उनके जीवन को हानि पहुंचती है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खतरनाक अपशिष्ट कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज से ऐसे वेस्ट निकलते हैं जो कि किसी की ह्यूमन बॉडीज़ के लिए ऐसे नुकसानदायक होते हैं, बहुत सारे रसायन ऐसे निकलते हैं। पानी के लिए जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो इन सभी को क्या कहा जाता है, हैजार्डस वेस्ट कहा जाता है। आ गया समझ में, यानी उसकी जो फिजिकल और जो केमिकल क्वालिटीज़ है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर आ जाता है वेयन यानी डिस्पोजल, ठोस अपशिष्टों को नष्ट करना, क्या करना, जो भी ठोस, वेन क्या होता है, डिस्पोजल क्या होता है, किसी चीज़ का डिस्पोजल करने का मतलब उसे समाप्त कर देना, यानी जो ठोस अपशिष्ट है उसे नष्ट करना, उसे समाप्त करना, उसे गायब कर देना, ये क्या कहलाता है, वेन कहलाता है, डिस्पोजल कहलाता है। ओके, फिर बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको पहले कलेक्ट करते हैं। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कलेक्ट करने के लिए वो आती है गाड़ी आपकी, वो गाड़ी वाला आया, हाँ वही, तो वो संग्रहण के लिए आती है गाड़ी, तो वो संग्रहण वाली गाड़ी है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं आपकी जो भी, फिर उसको क्या करते हैं, बायफॉरगेट करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं कि भाई जो प्लास्टिक वाले हैं उनको अलग करते हैं। हम अभी आजकल 2 डिब्बे देने लग गए हैं, वो गीले कचरे के लिए, सूखे कचरे के लिए। आप मेडिकल वाले कहीं जाते हो हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, वहाँ पर भी आपको अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग कलर के, एक होता है ब्लू कलर का, एक होता है ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का भी देखा होगा, रेड कलर वाला मेडिकल वालों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे उनको बायफॉरगेट करना, पहले तो यहीं से बायफॉरगेट हो सकता है, अगर यहाँ से नहीं होता दूसरा तरीका होता है, वहाँ ले जाके बायफॉरगेट किया जाता है। फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन करना है, फिर इनका प्रसंस्करण यानी उसकी क्या की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। भाई उनको अलग किया और उनसे कुछ बनाया जा सकता है, अगर उससे बायफॉरगेट बनाए, उनसे बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं तो उन्हें बाय प्रोडक्ट बनाया जाता है। उन्हें अगर मेल्ट करके वापस नया कोई प्रोडक्ट बन सकता है तो वो बनाने की कोशिश करते हैं, यानी उसका मैक्सिमम रीयूज करने की कोशिश की जाती है। और जो बचता है उनका ट्रीटमेंट करने का, और फिर जो भी मान लो जिनका प्रोसेसिंग हो गई वो तो हो गई, और जो बच गया बाकी लास्ट में उसका किया जाता है वेयन, जो मैंने पढ़ा है कि जो ठोस अपशिष्ट है उनको जो बचे हैं कचरा बिल्कुल जो कोई किसी काम का नहीं है उसे कर दिया जाता है नष्ट, तो उसे कहते हैं वेयन।
हो गया समझ में? तो ये वेस्ट मैनेजमेंट। फिर इससे संबंधित कुछ धाराएं हमारे इसमें दी हुई, तो मैं एक साथ उनको लिखा है कि भाई 26 के अंदर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात की है, जिसका कर्तव्य नगर पालिका को दिया जाता है। फिर 27 के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका बिल बनाना, उसके प्रभार होता है चार्ज यानी शुल्क बोल दो, प्रभार यानी शुल्क होता है, उसका शुल्क को ग्रहण करना। फिर आता है 28, जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट नगर पालिका की क्या होती है, संपत्ति होती है। सिंपल है, जो भी सॉलिड वेस्ट है तो वो सिंपल नगर पालिका के पास होता है, उसका एक तरह से संपत्ति होती है, उसके पास अधिकार होता है। फिर 229 आ जाता है सॉलिड वेस्ट के निपटान के लिए स्थान। सॉलिड वेस्ट है, उसको निपटाना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नगर पालिका एक स्थान निर्धारित करती है कि भाई यहाँ जाके गिराना है और यहाँ पे इसको बाइफोर्गेट करना है, उनको जो प्रोसेसिंग करके लिए भेजना है वो यहाँ से भेजना है, तो ये ऐसे करने के लिए स्थान निर्धारित करती है। फिर 230 आता है जिसमें परिसर के स्वामी एवं अधिभोगियों का कर्तव्य, मतलब परिसर के स्वामी मतलब किसी का मकान है तो उसका, या फिर उसके किराएदार है वो, तो उसका क्या कर्तव्य रहेगा परिसर के अंदर, भाई उसको कचरा है रोज उठा के जो भी वहाँ आपके गाड़ी आएगी उसमें डालना है, ये आपका कर्तव्य होगा। तो ये 230 के अंदर दिया हुआ है। तो ये हल्के हल्के देर यहाँ मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो जितने धाराएं हम अलग अलग तरीके से उनको कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे क्या धाराएं थोड़ी दिमाग में सेट होना स्टार्ट होती है और एक फ्रेम बनने लग जाएगा ना दिमाग में, तो चीज़ें समझना भी आसान होगा, उसे याद करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम फ्रेम करके पढ़ा करेंगे। हमारा धाराएं तो मैं आपको उंगली पे करा दूंगा, लेकिन उसका अंदर का कंटेंट भी याद करना जरूरी है। धाराएं तो पूरी एक एक उंगली पे हो जाएगी, वो टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, फिर आप बात करते हैं नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। ये क्या होता है भाई? जो ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो क्या होता है उसके बारे में बात करें। मैनेजमेंट की बात कर ली, लेकिन सॉलिड वेस्ट की बात कर लेते हैं। जो भी परिसंकट में अपशिष्ट जो मैंने पढ़े हैं उनको हटा दें, और जो उपचारित बायोमेडिकल टेस्ट जो है वो तो इसके अंदर शामिल होते हैं। देखो सिंपल है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सॉलिड वेस्ट किसे कहेंगे। अब ये एक बड़ी कैटेगरी है, जो सॉलिड वेस्ट होता है एक बड़ी कैटेगरी के अंदर आता है। अब परिसंकट में जो अपशिष्ट है उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे, जो खतरनाक अपशिष्ट है वो इसके अंदर शामिल नहीं होते। लेकिन कौन शामिल होता है? जो बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो शामिल होता है, लेकिन कब होता है? जब उसका क्या कर दिया गया हो, ट्रीटमेंट कर दिया गया हो। क्या कर दिया गया? उसे उपचारित कर दिया गया हो, ट्रीट कर दिया गया हो, उसे उसके अंदर जो भी कमियां उसे हटा दिया गया हो, तब उसको किस में शामिल कर सकते हैं? ठोस अपशिष्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या शामिल करते हैं? जो ठोस या अर्ध ठोस के रूप में जो पैदा होने वाला वाणिज्यिक, यानी जो भी इंडस्ट्री से होता है या जो घर से भी कचरा निकलता है, उसे इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी इसके अंदर। क्या क्या पढ़ी? किसको शामिल नहीं करना? तो एक चीज़ शामिल नहीं होगी जो कि 235 के अंदर लिखी है, खतरनाक जो हमारे वेस्ट है, खतरनाक वेस्ट है, उसको शामिल इसके अंदर नहीं करेंगे। कौन से शामिल करेंगे? तो बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसे शामिल करेंगे, लेकिन कब? जब उसका ट्रीटमेंट हो चुका होगा। तो ट्रीटमेंट वाला जो भी कचरा है उसे शामिल कर लेंगे। साथ में कौन सा शामिल करेंगे? जो भी घर से निकला है वो, या जो उद्योगों से निकला है वो जो भी सॉलिड वाला है या फिर अर्ध सॉलिड है यानी सेमी सॉलिड है, उसको इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो 3 चीज़ हम 2 चीज़ तो शामिल करेंगे, एक चीज़ शामिल नहीं करेंगे। ओके, फिर आता है न्यूसेंस की बात। न्यूसेंस का सिंपल है, किससे संबंध है? इंद्रियों से। किससे संबंधित है? इंद्रियों से। यानी कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा स्थान हो, कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे मानव के देखने, सूंघने, सुनने, किसी भी तरह की जो भी इंद्रिय जो भी घटनाएं हैं उनको अगर क्षति होती है, उनको खतरा पहुंचता है या उससे कुछ घृणा पैदा होती है, उनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, तो इस सब से क्या हो और उनके स्वास्थ्य पे हानि पहुंच रही है, तो इन सभी की वजह से जो भी उत्पन्न होता है इसे न्यूसेंस कहते हैं। तो न्यूसेंस मेनली क्या होता है? जैसे कि हमारे घर के बगल में कोई कारपेंटर वो लगा ही रहता है ड्र 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 करने, तो उससे क्या होता है? हमारे दिमाग में एक चिड़न पैदा होती है कि बार बार एक ही चीज़ होती है, उसे न्यूसेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाहर कोई किसी ने पॉलीथीन जला दी है, या फिर किसी हमारे बगल में कोई मवेशी रहती है और वो उनका मतलब जो मल है वो गिरा हुआ है, वो बहुत टाइम से गिरा हुआ है, वो हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सड़ रहा है वहाँ पे, तो ये सभी क्या करते हैं? हमारे सूंघने की शक्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। लाउड स्पीकर चला के कोई चला रहा है कोई, तो हमारे जो कानों की सुनने की शक्ति है उसको नुकसान पहुँचाता है। तो ये सब क्या है? न्यूसेंस क्रिएट करता है, इससे इंसान के मानसिक और जो फिजिकल बॉडी है उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इसे न्यूसेंस की संज्ञा दी, और इसके लिए नगर पालिका बहुत सारी कार्य करती है और उसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारा ऑफेंसिव मैटर। ऑफेंसिव यानी जिससे घृणा पैदा हो, ऐसा कोई पदार्थ जिसको देखा और उससे घिन आ रही हो हमें, वो क्या कहलाएगा? घृणास्पद पादप। जैसे कि रसोई का कचरा होता है बहुत सारा ऐसा, इसके अलावा गोबर है, इसके अलावा जो भी सड़ने वाली चीज़ें होती है ना उससे हमें घिन आती है हमेशा। वो जो बदबू मार रहा हो, गोबर है वो पड़ा हुआ बदबू मार रहा है, या कोई मल है, या कोई मूत्र कर दिया कहीं पे किसी ने, या रसोई में से ऐसा कचरा निकलता है बिल्कुल सड़ जाता है। जो सड़ने वाली चीज़ें होती है, गलने वाली चीज़ें होती हैं, उनसे जो बदबू आती है ना,
वो हमें घृणा पैदा करती है। तो घृणात्पाद पादप के अंदर ये सब आता है, गोबर आएगा, सड़ने वाली चीज़ें आएंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शामिल नहीं होती है, जिससे घृणा में आती है, घृणा में आती है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है, वो है मल। वो कौन? जानवरों का मल इसमें शामिल नहीं है, इंसानों का जो मल है, सॉरी, इंसानों का मल इसमें शामिल नहीं है, जानवरों का मल यानी जो गोबर वगैरह है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, आगे समझ में? ओके, तो घृणात्पाद पादप है। फिर कूड़ा करकट किसे कहते हैं? जो भी ये ऊपर वाला छोड़ दो, उसके अलावा जो भी बचता है कचरा वो सब इसके अंदर, जैसे कि धूल, राख, कांच का टुकड़ा, चूना, जो भी पेन का कैप, कुछ भी ऐसी चीज़ जो फर्स्ट वाले यानी घृणात्पाद पदार्थ के अंदर नहीं है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है, जैसे घर से धूल निकाल ली हमने, वो इसमें आ जाएगी, वो आता है मेनली। तो कचरे कचरे वाली बात एक बार रिपीट कर ले फटाफट, ताकि हमें सारे तरह के जो भी अलग अलग हमने पढ़े हैं वो एक साथ हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो मैंने एक साथ पढ़ाया आपको कि भाई जीव चिकित्सा अपशिष्ट पढ़ेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ा आपने कि भाई जानवर या मानव है, जानवर या मानव उसके ट्रीटमेंट में, उसके उपचार में, उसके डायग्नोसिस में, उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई भी मेडिकल वेस्ट निकलता है वो सभी किस में आएगा? जीव बायोमेडिकल अपशिष्ट के अंदर शामिल किया जाता है। फिर हमने पढ़ा इसके बाद परिसंकट में अपशिष्ट, हैजार्डस वेस्ट, ये क्या है? 235 के अंदर आएगा। और इसके अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके फिजिकली या केमिकली प्रभावों से प्राणियों, सूक्ष्म जीवों, पर्यावरण पे, पादप पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, वो सभी किस में आएंगे? खतरनाक इसमें अपशिष्ट में आएंगे। फिर आता वैन, क्या होता है? तो वैन से पहले हम क्या पढ़ते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ताकि वे समझ में आए। कोई भी सॉलिड वेस्ट है उसको पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे? बायोफॉरगेट करेंगे, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, और उसके बाद उसे वैन किया जाता है। ये पांचों चीज़ हमें पता होनी चाहिए, सीक्वेंस में पता होनी चाहिए, भाई ये काम होते हैं, सब सीक्वेंस में ही। सबसे पहले संग्रहण करते हैं, उसके बाद पृथक्करण करते हैं, फिर उसे ले जाते हैं कहीं पर प्रोसेसिंग के लिए, फिर वहाँ प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद उसे जो भी बचता है बिल्कुल ही उसे डिस्पोजल कर दिया जाता है, यानी उसको नष्ट कर दिया जाता है। आगे डिस्पोजल समझ में? फिर आगे चलते हैं हम। ये धाराएं आप देख लेना एक बार कि भाई सॉलिड वेस्ट की धारा है 226 है, उसका कर्तव्य नगर पालिका का होता है। इसके लिए बिल बनाना और जो चार्ज है उसको शामिल करना 228 के अंदर है, 127 के अंदर, 28 के अंदर नगर पालिका की संपत्ति होता है सॉलिड वेस्ट, 29 के अंदर इसे निपटान के लिए स्थान निर्धारित करेगा, 230 के अंदर स्वामियों का और अधिभोगी उसके कुछ कर्तव्य होंगे। फिर आता है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट क्या होता है? इसमें दो चीज़, एक चीज़, तीन बातें पढ़नी है इसके अंदर। क्या क्या पढ़नी है कि भाई जो खतरनाक वाला है, खतरनाक अपशिष्ट जो कि 235 के अंदर दिया हुआ है, उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन 234 के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब वो ट्रीटमेंट हो चुका होगा उसका तब। और लास्ट बात कि जो भी हमारे घरेलू या उद्योगों से में जो भी ठोस या अर्ध ठोस कचरा निकलता है वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा, ठोस वाले के अंदर। फिर न्यूसेंस क्या होता है? जो भी हमारे इंद्रियों को, कोई भी कार्य हो, कोई वस्तु हो जो हमारे इंद्रियों को नुकसान पहुंचा रही है, वो क्या कहलाएगी? न्यूसेंस कहलाएगी। फिर आता है खतरनाक पदार्थ, ऑफेंसिव, इसके अंदर मल को शामिल नहीं किया जाता, और बाकी सारी ऐसी चीज़ जो सड़ती है, गलती है और जिससे हमें घिन आती है वो इसके अंदर शामिल की जाती है। लेकिन घृणोत्पाद को छोड़कर जो भी कचरा होता है वो कूड़ा करकट के अंदर शामिल कर लिया जाता है। ये हमने अभी क्या पढ़ा? कचरा पढ़ लिया सारा। फिर पढ़ते हैं हम एक नई चीज़ है क्लियर डे। क्या करते हैं? जब भी कोई नोटिस निकालता है, नगर पालिका किसी को नोटिस देना हो, किसी ने गलत काम किया और उसके लिए उसको नोटिस देना है, तो नोटिस से संबंधित एक पूर्ण दिन वाली घटना होती है। भाई नोटिस किस तारीख से गिना जाए, कितनी तारीख तक गिना जाए, इसके लिए तो क्या है? क्लियर डे कहते हैं उसे इंग्लिश में, और हिंदी के अंदर उसे पूर्ण दिवस कहते हैं। तो एक्ट के तहत नोटिस की समयावधि की गणना में रविवार व अन्य अवकाश शामिल होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर रविवार आ गया तो उसको शामिल नहीं करेंगे। मान लो 15 दिन का नोटिस दिया किसी, और वो तारीख दी है उसको 21 तारीख को, 21/05 को उसे नोटिस दिया गया, 21/05 को नोटिस दिया गया, यानी इसके 15 दिन कब हो जाएंगे? 21 से 15 दिन गिन लो, सॉरी 15 को लग देते हैं, पर 15 को किया है तो उसके 21 दिन 31 तारीख 05 को होंगे। क्यों होंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इनके बीच में अगर कोई रविवार आएगा या कोई और छुट्टी आ गई, दिवाली की आ गई, होली की आ गई, कुछ की आ गई, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। सिंपल है, हमको 15 दिन का मतलब 15 दिन है, इसमें कोई छुट्टियाँ शामिल नहीं होगी। एक बात तो ये है कि छुट्टी शामिल नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है इसके अलावा, लेकिन जिस दिन नोटिस दिया जाता है व्यक्ति को, यानी 15 तारीख को उसको नोटिस पकड़ा है, या फिर नोटिस के अंदर 15 तारीख की डेट लिखी है, तो ये 15 तारीख को शामिल नहीं करेंगे, यानी गणना 16 से शुरू करेंगे। यानी कितने साल शुरू होती है? 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे गणना शुरू करेंगे। आगे समझ में? इसलिए मैंने यहाँ 31 लिखा है, यानी 16 से 31 हो जाएगा भाई। 16 को गिनना स्टार्ट करेंगे, 31 तक गिनेंगे, इसलिए ये 15 दिन 31 तारीख को होंगे, न कि 30 तारीख को। आगे क्लियर डे समझ में? और समझ आ देता हूँ मैं आपको, अच्छे से समझ लो कि मान लो 5 दिन का किसी को नोटिस दिया, 5 दिन से को थोड़ा समझ में आ जाएगा जल्दी। 5 दिन का नोटिस दिया, मान लो ये दिया सोमवार को, उसको दिया शनिवार को दिया था 5 तारीख को, 5 तारीख 5वें महीने को शनिवार को दिया उसको नोटिस,
तो अगले एक रविवार पड़ गया तो ऐसा होगा कि रविवार को नहीं गिनना चाहिए, लेकिन इसकी गणना के हिसाब से रविवार को गिना जाएगा। यानी फिर 06, 05, 07, 05, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 को ख़त्म होगा। यानी अगर इस दिन नोटिस दिया है तो नोटिस की तारीख ये है, या नोटिस पर जो डेट लिखी है वो ये है, तो इस दिन को नहीं गिना जाएगा, 5 को नहीं गिनेंगे। गणना स्टार्ट होगी 6 से, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 तारीख तक उसको क्या करना होगा, उस नोटिस का जवाब देना होगा, या उस नोटिस में जो भी लिखा है उसको क्लियर करना होगा। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। फिर हम कुछ बात करेंगे बिल्डिंग से रिलेटेड कि भवन बनाने वाला बिल्डर कौन होता है, भवन निर्माता है, विकासकर्ता, डेवलपर, या फिर बिल्डर कौन होता है, डेवलपर, या इसे बोलते हैं बिल्डर, इसे बोलते हैं डेवलपर। फिर भवन स्थल जिस पर भवन बनाया जाता है, भवन किसे कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो इन 4 चीज़ों को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो भवन निर्माता क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी जो स्वयं की भूमि पर, भाई कोई व्यक्ति, मैं मकान बना रहा हूँ तो मैं अपनी ज़मीन खरीदूंगा, उसके ऊपर मकान बनाऊंगा। या फिर मान लो मैं बिल्डर हूँ या डेवलपर हूँ तो मैं क्या करता हूँ, बड़ी जगह खरीदता हूँ, फिर उस पर बहुत सारी बिल्डिंग बनाता हूँ, अलग अलग क्या बनाता हूँ, फ्लैट्स बनाऊंगा और फिर उससे बेचूंगा। ये हो गया। तो ये होगा स्वयं की भूमि पर कोई व्यक्ति बनाए, कोई एजेंसी बनाए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे किसी अन्य के लिए बनाए। यानी मैंने कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं क्या कर बिल्डर हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मान लो किसी दूसरे ने मेरे को ज़मीन खरीद के दी और बोला कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में, और इस बिल्डिंग पे 50 फ्लोर का ये बिल्डिंग बना के दे दे मुझे। तो मैं क्या बन गया, एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर, किसी दूसरे की ज़मीन में बना रहा हूँ, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है। यानी खुद की ज़मीनें बना सकता है, दूसरे की ज़मीनें बना सकता है, कोई एक व्यक्ति बना सकता है, और कोई एक जो कंपनी एजेंसी है वो बना सकता है। ठीक है। फिर भवन स्थल क्या होता है, भवन निर्माण के लिए जो भूमि यूज की जाती है, जो भी लैंड यूज की जाएगा जिसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है उसे भवन स्थल कहते हैं। फिर भवन किसे कहते हैं, भवन के अंदर 2 चीज़ शामिल नहीं होती, तंबू, तिरपाल, झोपड़ियाँ, ये सब किसके अंदर शामिल नहीं होती, तंबू के अंदर। भवन के अंदर क्या शामिल, अगर 3 मीटर से ऊंची दीवार है, छत है, फर्श है, चबूतरा, बरामदे, ऐसी चीज़ें क्या करते हैं, किसके अंदर शामिल होगी, ये जब चीज़ें होंगी वो उसे भवन कहा जाएगा, उसे बिल्डिंग कहा जाएगा। फिर आता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स 2 काम के लिए लिया जाता है, एक तो रहने की मतलब आवासीय यूज के लिए, एक होता है वाणिज्यिक यूज के लिए। मान लो कॉम्प्लेक्स बनाया किसके लिए, कि हमको शॉपिंग मॉल बनाना है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स बनाया कि यहाँ पे लोग रहेंगे, तो जहाँ पर लोग रहने के लिए बनाया जाता है, अगर वो 10 से ज़्यादा है, यानी 10 फ्लैट से ज़्यादा का अगर किसी ने बनाया है, 10 फ्लैट बना दिए किसी ने, या 10 एक बड़ी जगह लेके 10 मकान बना दिए एक साथ, 10 यूनिट। या तो यूनिट का मतलब होता है एक फ्लैट बन जाए या एक मकान 3 BHK और 2 BHK, उससे कोई मतलब नहीं, यूनिट होना चाहिए वो। तो 10 से अधिक आ जाएगा तो उसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स बना दिया है उसने। अगर दुकान वगैरह बनी है तो 25 से अधिक दुकान बना दी तो वो किस में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। ये कमर्शियल यूज के लिए आएगा और ये रेजिडेंस यूज के लिए आएगा। आगे समझ में क्लियर हो गया दिमाग में। तो ये है। इसके अलावा कुछ खतरनाक चीज़ें हम पढ़ेंगे एक साथ। खतरनाक अपशिष्ट पढ़े हैं अपन 235 के अंदर, डन। फिर खतरनाक भवन पढ़ लेते हैं 243 में, खतरनाक खुदाई पढ़ लेते हैं 246 में, और खतरनाक रोग पढ़ लेते हैं 273 के अंदर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सिंपल है, खतरनाक खुदाई क्या होगा, खुदाई यानी ऐसी खुदाई जिसके माध्यम से किसी जान माल की हानि हो रही हो, सिंपल है। खतरनाक भवन क्या, ऐसा भवन जो गिरने वाला है, ये उसका कोई भाग गिरने वाला है और इससे क्या हो सकती है, आसपास में नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है, वो क्या हो जाएगा, खतरनाक भवन। तो इसकी धाराएं याद रखो, 235, 43, 46 और 73। खुदाई याद हो जाएगी। खतरनाक रोग हम पढ़ लें चाहिए, देखा जाए तो मैं 243 में लिखा है खतरनाक भवन, यदि कोई भवन या उसका भाग गिरने की हालत में हो या उससे राहगीरों या पड़ोसियों को जान माल के हानि होने की संभावना हो या हो सकती है संभावना हो। 246 खतरनाक खुदाई क्या है, खान की खुदाई, पत्थर या कोई जमीन से मिट्टी निकाल रहे हैं, उस प्रक्रिया में वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, खतरनाक खुदाई कहेंगे 246 के तहत। फिर 273, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। खतरनाक रोग किसे कहेंगे, कुछ तो गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड किए भाई ये खतरनाक रोग है। इसके अलावा भी अगर कोई महामारी है, कोई संक्रामक रोग को राजस्थान सरकार इस एक्ट के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित कर दे तो वो भी किसमें शामिल हो जाएगा, खतरनाक रोग के अंदर शामिल हो जाएगा। जो ऑलरेडी कर रखे हैं वो हमें याद रखना जरूरी है। कौन कौन से हैं, तो ये है, हैजा है, प्लेग, चेचक, डिप्थीरिया, टीबी, कुष्ठ रोग, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ये किसमें है, ऑलरेडी खतरनाक रोगों के अंदर शामिल है और अन्य को राजस्थान सरकार गजट में नोटिफिकेशन करके शामिल कर सकती है जब जरूरत हो। ठीक है। फिर एक अलग चीज़ पढ़नी है हमें, डेयरी क्या होता है, क्या डेयरी की बात करेंगे। डेयरी क्या है, तो कोई भी फार्म, पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार, बूथ, जहाँ पर भी क्या काम किया जाता है, दूध को बेचने का काम किया जाता है, वो किस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डेयरी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। 251 के अंदर दूध की बात की गई, तो डेयरी की बात कहाँ है, 251 में। सिंपल है, कहीं से भी अगर दूध बेचने की बात हो रही है, कहीं से मतलब ये जो लिखे हैं, फार्म से हो, पशुशाला, वहाँ पर दूध विक्रय करने की बात के लिए, लेकिन जो दूध विक्रय हो रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो
जैसे दूध है, मक्खन है, घी, पनीर, छाछ, दही, ऐसे कुछ बाइफॉर्गेट करके बनाया जा रहा हो। लेकिन किन को शामिल नहीं किया जाएगा ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन यदि विक्रय हो केवल परिसर के भीतर, मान लो किसी सोसाइटी है, कोई जो बिल्डिंग की सोसाइटी होती है, सोसाइटी है और उसके अंदर किसी ने डेयरी खोल रखी है, बिल्डिंग के अंदर, बाहर नहीं, बिल्डिंग के अंदर डेयरी खोल रखी है, और वो दूध सिर्फ उस बिल्डिंग वालों को ही बेचता है, उसके बाहर वालों को दूध नहीं बेचता है, तो उस कंडीशन में वो डेयरी के अंदर शामिल नहीं होगा, उसे डेयरी नहीं कहेंगे। इसके अलावा दूध का मूल रूप में विक्रय कर रहा है, जैसे कि किसी ने भैंस से दूध निकाला और दूध निकाल के बेच रहा है, जैसे कि दूध घर पे अपने दूध वाले भैया आते हैं, तो उसको डेयरी के अंदर शामिल नहीं करेंगे हम। या हम दूध लेने के उनकी वहाँ चले जाते हैं फार्म पे और वहाँ से वो डायरेक्ट दूध दे देते हैं हमें, उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। आगे समझ में 251 में। ओके, तो ये हो जाएगा डेयरी। फिर आ जाता है स्वामी और अधिभोगी, इसमें भी अंतर हमें पता होना चाहिए। यानी ओनर यानी सिंपल है भाई, जिसके पास खुद का मकान है, खुद की है, जिसने पैसे देके खर्च करके उसको खरीदा है। यानी भूमि या भवन जिसका अभी या तो क्या हो अभी करता है, यानी खुद स्वामी हो, या फिर न्यासी हो, ट्रस्टी हो। ट्रस्टी क्या होता है, जैसे कि बिल्डिंग या किसी, जैसे मंदिर होता है, मंदिर को ट्रस्ट में शामिल कर दिया जाता है कभी कभी, तो उसमें क्या होता है कि एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी के ऊपर उस ज़मीन उसके नाम कर दी जाती है, उस ट्रस्ट के नाम पे, और वो ट्रस्ट उसे चलाता रहता है। वो ट्रस्ट कभी खत्म नहीं होता, उसके लोग खत्म हो सकते हैं, यानी जैसे लोग चले जाएंगे, दूसरे नए लोगों को ट्रस्टी बना दिया जाता है। यानी आप ट्रस्टी के रूप में या फिर स्वामी के रूप में किराया प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वामी कहा जाएगा। यानी स्वामी खुद हो सकता है या फिर ट्रस्टी भी किसके अंदर आता है, स्वामी की गणना के अंदर शामिल किया जाता है, स्वामी कहा जा सकता है उसे। लेकिन अधिभोगी क्या होता है, अधिभोगी होता है या तो किराएदार हो सकता है स्वामी, मतलब सिंपल अधिभोग का मतलब होता है जो भी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। अगर जैसे मैं हूँ, मेरा मकान है और पूरे मकान का मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं हो गया अधिभोगी। मान लो मेरी एक दुकान भी है और दुकान मेरी है लेकिन मैंने किसी को किराए पे दे रखी है, तो जो किराए पे लेने वाला व्यक्ति है वो अधिभोगी कहलाएगा। जैसे मैंने इसको लिखा है कि यदि स्वामी स्वयं मकान का उपभोग करे तो स्वामी ही अधिभोगी कहलाता है, लेकिन अगर भूमि या भवन के यूज के बदले स्वामी को किराए का भुगतान करने हेतु तो अधिकृत व्यक्ति है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने किराए पे ले रखा है और वो क्या करता है, जो अधिभोग कर रहा है उसके बदले उसे किराया देता है, तो वो अधिभोगी कहलाएगा। आगे समझ में। तो इधर भी दो चीज़ पढ़ी है हमने कि भाई स्वामी यानी मालिक हो सकता है वो, या फिर ट्रस्टी हो सकता है। ये दोनों ही किस में आता है, स्वामी की गणना में आ जाएगा। अधिभोगी भी दो तरह के होते हैं, यानी अगर मकान का खुद ही यूज़ कर रहा है तो खुद ही अधिभोगी हो जाएगा। ये किराए पे दे रखा है और उसके बदले किराया ले रहा है, तो जो यूज़ कर रहा है वो क्या कहलाएगा, अधिभोगी कहलाएगा। आगे समझ में। तो ये हमने अभी तक आज की क्लास में डिटेल से जो भी पढ़ा ये था। इसमें परिभाषाएं पढ़नी हमने इंपॉर्टेंट, और हमने एक्ट की शुरुआत पढ़ी। तो हमने आज अध्याय 1 धारा नंबर 1 और 2 को क्लियरली पढ़ा है, और एक्ट से जो पुरानी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली है। साथ में अब इसे फटाफट आपको एक बार रिकेप करा देता हूँ सारी चीज़ें जो भी हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो राजस्थान नगर पालिका एक्ट पढ़ा हमने, 2009 का है। 1950 में राजस्थान नगरीय निकाय विभाग की स्थापना की गई है। 1951 में पहली बार एक्ट लाया गया था। 59 के अंदर बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर एक्ट लाया गया। फिर 1994-95 में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद एक्ट लाया। 2009 के अंदर नया एक्ट लाया गया जिसके अंदर नई चीज़ जोड़ी गई थी, मनोनीत सदस्यों वाली। फिर 2014 के अंदर राइट टू रिकॉल को समाप्त कर दिया गया था और इसका पहली बार यूज 12/12/12 में किया गया, और 12 के अंदर मांगरोल नगर पालिका के अंदर किया गया। अशोक जैन के ऊपर जन्म संग्रह द्वारा उन्हें हटाया गया था। 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया और अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा ही भरा जाएगा। फिर 2021 के अंदर संशोधन करके मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6, 8, 12 कर दी गई है। 2023 के अंदर संशोधन किया गया और जो निर्वाचन की अयोग्यता है उसके रखने वाला व्यक्ति है उसे नगर पालिका से सदस्य पद से हटाना है, तो उस कंडीशन में पहले तो चुनाव याचिका द्वारा हटाया जाता है, लेकिन अब राजस्थान सरकार जांच के बाद हटा सकती है। फिर आता है राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, 13वीं विधानसभा के तहत लाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, राज्यपाल हमारे शैलेंद्र सिंह जी थे, विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत जी थे। फिर इसके बाद इनकी डेट्स याद कर लेते हैं कि भाई जो राज्यपाल की अनुमति वो 11 सितंबर 2009 को मिली थी। उसी दिन सेम डे में इन्हें गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा पास कर दिया गया था 11 सितंबर 2009 को, और इसे लागू किया गया था 15 सितंबर 2009 को। छावनी क्षेत्र को छोड़कर लागू किया था, लेकिन 5 मार्च 2024 के अंदर छावनी एक्ट 2006 की धारा 4 के तहत क्या कर दिया गया, नशेरबाद छावनी जो हमारी एकमात्र राजस्थान में छावनी थी उसे समाप्त करके स्थानीय निकाय के अंदर शामिल कर लिया गया था। फिर राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की बात करें तो इसके अंदर 17 अध्याय, 6 अनुसूची और 344 धाराएं, जिसमें से 9 अध्याय हमारे सिलेबस में है। 9 अध्याय जो सिलेबस में उनकी बात करते हैं, जो हम पढ़े हैं वो आज प्रारंभिक वाला हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ताकि हमें आगे पढ़ने में सहूलियत हो, इसलिए। तो प्रारंभिक जो 1 से 2 तक है। दूसरा नगर पालिका गठन एवं शासन 3 से 50, कार्यालय संचालन और वार्ड समिति 51 से 66। चौथा नगर पालिका संपत्ति 67 से 75। पांचवा नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि
जो 76 से निवासी ए तक है। फिर 7वां नगर पालिका राजस्व जो 101 से 140 तक है। फिर आता है 11वां नगरीय विकास और नगरीय योजना 159 से 199। फिर 12वां नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध जो 200 से 297 है। 12A संपत्ति के विरूपण का निवारण जो कि 97 से ए से एच तक है। फिर 13 जो अभियोजन और वाद से संबंधित है 298 से 308 के बीच में है। 14वां जो नियंत्रण संबंधित है 309 से 327 के बीच में मौजूद है। इसी के बाद अनुसूचियाँ मैंने आपको याद करवाई थी। पहली अनुसूची आंख बंद करके बोलो, पहली अनुसूची 108 धारा के अंदर है और ये किससे संबंधित है? टैक्स से संबंधित है। फिर आ जाता है दूसरा तीसरा जो धारा 117 से संबंधित है। क्या लिखा है इसके अंदर? ट्रांसफर के बारे में लिखा है। अनुसूची 4 धारा नंबर 130 और किससे संबंधित है? मांग के नोटिस संबंधित है। अनुसूची नंबर 5 धारा 131 वारंट के प्रारूप से संबंधित है। अनुसूची नंबर 6 धारा नंबर 133 कुर्क संपत्ति की टेबल और उसके नोटिस के प्रारूप से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा अध्याय नंबर 1 जिसमें प्रारंभिक पढ़ा। धारा नंबर 1 में हमने पढ़ा कि भाई जो संक्षिप्त है इसका नाम वो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसका प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में है और इसका प्रारंभ 11 सितंबर 2009 को और लागू हुआ 15 सितंबर 2009 को। कुछ परिभाषाएं पढ़नी, बैकवर्ड क्लास की पढ़ी हमने। SC ST को छोड़कर राजस्थान सरकार के द्वारा टाइमली जो भी डिसाइड की जाती है जैसे कि EWS और OBC। फिर जीव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट जो कि धारा 234 के अंदर है। कचरे पढ़े हमने और कचरों के डिटेल्स यहाँ पढ़ रहे हैं। बायोमेडिकल कौन सा होगा? जिसके अंदर मानव जानवरों के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन और रिसर्च के माध्यम जो भी कचरा निकलता है वो इसमें आ जाता है। संकट खतरनाक वाला 235 के अंदर दिया हुआ है जिस पदार्थ के भौतिक रासायनिक प्रभाव से जो जान माल की, पर्यावरण को, इनको सबको हानि होती है वो इसके अंदर शामिल की जाती है। फिर अपशिष्ट प्रबंधन में क्या आता है? संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और वैन किया जाता है। वैन क्या होता है? उसको नष्ट करना होता है। 226 के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो कर्तव्य होता है नगर पालिका का है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिल बनाना, प्रभारों का संग्रहण करना ये भी नगर पालिका का काम होता है। 228 में नगर पालिका संपत्ति होता है सॉलिड वेस्ट। 229 में लिखा है इसका निपटान के लिए स्थान निर्धारित करेगा। 230 के अंदर इसके स्वामी और अधिभोगी का कर्तव्य है कि भाई साहब कचरे को टाइमली गाड़ी में डलवाएं। फिर नगर पालिका का और सॉलिड वेस्ट किसे कहेगा? तो इसके अंदर 3 बातें पढ़ी हमने। क्या क्या पढ़ी? कि परिसंकट में जो अपशिष्ट है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। जो बायोमेडिकल वेस्ट को शामिल किया जाएगा लेकिन जो ट्रीटमेंट हो चुका होगा उसी को करेंगे। इसके अलावा ठोस को करेंगे जो कि वाणिज्य और हमारे जो मतलब उद्योगों और घर से निकलता है उसको। फिर न्यूसेंस क्या होता है? जो हमारे इंद्रियों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। गण उत्पाद पदार्थ किसे कहते हैं? तो रसोई का कचरा है, गोबर है, सड़ने वाली जो भी चीज़ उसको शामिल करते हैं लेकिन मल को शामिल नहीं किया जाता है। रबिश कूड़ा कचरा क्या होता है? तो गण उत्पाद को छोड़कर जो भी कचरा होता है उसे इसके अंदर शामिल किया जाता है। क्लियर डे क्या होता है? अच्छे से समझाया आपको डिटेल से कि भाई नोटिस की जो तारीख है, जिस दिन नोटिस निकला उस तारीख को शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा नोटिस के अंदर जो तारीख लिखी है उसको भी शामिल नहीं करेंगे। किसको शामिल कर? और जो अवकाश की छुट्टियों के जो दिन है उनको शामिल किया जाता है गणना के अंदर। तो ये बात पढ़नी है। बिल्डर और डेवलपर क्या होता है? कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो स्वयं की भूमि पर किसी और की भूमि पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या बनाता है? बिल्डिंग बनाता है, उसे भवन निर्माता कहते हैं। भवन स्थल जिस पर भवन बनाया जाता है। भवन किसे कहते हैं? तंबू, तिरपाल, झोपड़ियों को छोड़ दो, उसके अलावा 3 मीटर से ऊंची दीवार हो, तब फर्श हो, चबूतरा हो, बरामदा हो, इन सभी को मिला के भवन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अगर आवास बना रहे हैं उसमें तो आवास वाले रेजिडेंस यूज के लिए तो 10 से ज़्यादा यूनिट होनी चाहिए और अगर वाणिज्यिक काम के लिए नहीं, कोई दुकान वगैरह बना रहे हैं तो 25 से अधिक वाला होना चाहिए। फिर आता है खतरनाक चीज़ें। खतरनाक अपशिष्ट 235 के अंदर है। भवन 243 के अंदर है। खुदाई 246 के अंदर। खतरनाक रोग 273 के अंदर। रोग पे चलते डायरेक्ट। हैजा, प्लेग, चेचक, डिप्थीरिया 6 रोग, कुष्ठ रोग, इन्फ्लुएंजा, पोलियो ये सभी तो किसके अंदर आते हैं? ऑलरेडी दे रखे हैं। और बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो टाइमली राजस्थान सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी भी संक्रामक रोग या महामारी को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। फिर डेयरी क्या होता है? जहाँ पर दूध बेचा जाता है और वहाँ से उसका विनिर्माण भी किया जाता है, यानी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर किसी एक परिसर के अंदर ही वहीं पर दूध बेचा जाता है, किसी सोसाइटी के अंदर वहीं दूध बेचता है, बाहर वालों को दूध नहीं बेचता तो उसे इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। या फिर अपन घर पर जो दूध वाले भैया आते हैं उसको डेयरी में शामिल नहीं करेंगे। फिर आते हैं ओनर और ऑक्यूपायर के अंदर है। ओनर कौन होता है? या तो खुद मालिक हो या फिर ट्रस्टी हो तो वो ओनर हो जाएगा। ऑक्यूपायर क्या होता है? यानी जो अधिभोगी क्या होता है? या तो खुद का मकान खुद ही यूज कर रहा है तो वो खुद अधिभोगी कहलाएगा, या कि अगर किराए पे दे दिया है तो जो किराए पे लिया है जिसने वो अधिभोगी कहलाएगा। ठीक है। तो ये आज हमने की क्लास पढ़ी हमने। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जितने भी हमारे प्यारे जो साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।